हेलो नमस्कार दोस्तों, योर मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में आर्टिकल 52 से 62 तक समझा था। दोस्तों, भाग 5 आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में डिटेल वाइज चर्चा की थी। आपने बहुत सारा प्यार दिया उस वीडियो पे। दोस्तों, ऐसे ही आज राष्ट्रपति से ही रिलेटेड ये वीडियो आज की है दोस्तों, जो भाग 5 के अंतर्गत राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों के बारे में इस वीडियो में वर्णन होगा। दोस्तों आज जो भाग 5 है उसमें जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, आर्टिकल 53 के अनुसार जो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है या कार्यपालिका की शक्तियां सभी राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती हैं, उन शक्तियों के बारे में जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन में देखने को मिलते हैं, उन्हीं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए भाग 5, तो भाग 5 यानी कि भारत के राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां। भाग 5 वैसे आर्टिकल 52 से 151 तक है। भाग 5 आर्टिकल 52 से 151 तक है। 52 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पद यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में कहा गया है। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का यानी कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा या संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित होंगी। उसी हम आर्टिकल में हम आज डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस चर्चा करने से पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के बारे में। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। आपको ये पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए। दोस्तों चर्चा करते हैं आर्टिकल 53 पर। आर्टिकल 53 आप ऑलरेडी जान चुके हैं। कल मैंने बताया था पिछली वीडियोस में, पिछली क्लास में, कि कार्यपालिका का संरक्षक या कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित होंगी। उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 53 यानी कि कार्यपालिका की प्रमुख शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित होंगी या संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 75। तो इसमें हम आज डिटेल वाइज चर्चा करेंगे राष्ट्रपति क्या शक्तियां हैं, क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति क्या शक्तियां हैं, किससे नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, क्या उसके अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं। आर्टिकल 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। दोस्तों, आर्टिकल 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। आपको पता होना चाहिए। आप प्लीज पेन कॉपी निकाल कर बैठें, साथ में आप नोट करते रहें वीडियो को देखने के साथ में। दोस्तों, आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत करता है? दोस्तों, आर्टिकल 75। आपको इतना ही पता होना चाहिए। और जो मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत के प्रधानमंत्री की सलाह से। नेक्स्ट आर्टिकल 78 क्या कहता है? आर्टिकल 78 ये कहता है, यहाँ पर कर्तव्य है किसका? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है आर्टिकल 78 के अनुसार कि वह संघ से संबंधित सभी जानकारियां राष्ट्रपति को दे। संघ से संबंधित, संघ सरकार से संबंधित, यूनियन से संबंधित, पूरे देश से संबंधित विशेष जानकारियां राष्ट्रपति को समय समय पर अपडेट कराता रहे या देता रहे। दोस्तों, तो आर्टिकल 78 के अनुसार आपको बस इतना पता होना चाहिए, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सभी संघ की सभी विषयों पर बताता है, यानी कि संघ से संबंधित सभी बातों को राष्ट्रपति के लिए बताता है। कौन? प्रधानमंत्री। आर्टिकल 78 कहता है संघ से संबंधित सभी जानकारियां प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है संघ से संबंधित सभी जानकारियां राष्ट्रपति को प्राप्त कराए या दे। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों संघ से संबंधित जो विशेष जानकारियां क्या होती हैं, जैसे कि पड़ोसी देशों से
संबंध, भारत एवं पड़ोसी देशों के संबंध से संबंधित, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में कभी कभी युद्ध वगैरह चलते, सॉरी युद्ध नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत सीमा विवाद चलता रहता है, ऐसी भारत चीन के मध्य जो सीमा विवाद चलता रहता है, ये सभी जानकारियाँ बताने का कर्तव्य किसका होता है? प्रधानमंत्री का। किसे? राष्ट्रपति को। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 78 के तहत। आपको पता होना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री किस आर्टिकल के तहत सभी जानकारियां, संघ से संबंधित सभी जानकारियां राष्ट्रपति को मुहैया कराता है, आप देता है। आर्टिकल 78 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। भारत का राष्ट्रपति निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, यानी किन किन की नियुक्ति करता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। इससे हमें रटना नहीं है दोस्तों, केवल समझना है। इससे रटना नहीं है, केवल समझना है। आपको समझना क्या है? आपको समझना है राष्ट्रपति और राज्यपाल। जब भी नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति से पूछा जाता है। केवल आपको राज्यपाल के बारे में पता होना चाहिए, राष्ट्रपति की ऑटोमेटिक पता चल जाएगा दोस्तों। यानी कि राज्यपाल राज्यों का एक प्रमुख होता है। प्रत्येक राज्यों का अलग अलग एक राज्यपाल होता है जो राज्य का प्रमुख होता है। जिस प्रकार से एक देश का, राष्ट्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, भारत का पूरे यानी कि पूरे संघ का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होता है, वो राज्य का प्रमुख होता है। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? आपको इतना ही पता होना चाहिए, राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य विधायकों की नियुक्ति करता है, विधानसभा सदस्यों की नियुक्ति करता है। बस इतना पॉइंट पता होना चाहिए। अब जितना बच रहा है, किसी की भी नियुक्ति आ जाए, आंसर विल बी ओनली राष्ट्रपति। यानी कि चाहे वो सेना अध्यक्ष हो, सैन्य अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे महाधिवक्ता हो, चाहे सीएबी हो, कुछ भी हो, चाहे चुनाव आयुक्त हो, चाहे महालेखा परीक्षक हो, चाहे चुनाव आयोग के अन्य सदस्य हो, चाहे एम्बेसडर यानी कि राजदूत हो, चाहे दूतावास हो, दोस्तों सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जब भी नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंखें मीचकर आंसर लगाना राष्ट्रपति को। लेकिन आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए, राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और विधानसभा के सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भी A to Z पूछा जा रहा है नियुक्ति से संबंधित, आंखें मीचकर आप आंसर लगाएंगे राष्ट्रपति। ओके, तो आपको पता हो चीज SC या हाई सी, HC यानी कि S फॉर सुप्रीम, C फॉर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी टोटल न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। आपको पता होना चाहिए मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, देश का। भारत का महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सैन्य बलों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भारत का। सैन्य बलों के अध्यक्ष यानी कि जो जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, जो तीनों सेना है, उनके प्रमुख की यानी कि उनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जब ये पॉइंट आ रहा है तो आपको यही पता होना चाहिए तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, और भारत का राष्ट्रपति होता है। नोट डाउन कर लेना, भारत का राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है यानी कि अध्यक्ष होता है। और इनके जो प्रमुख अध्यक्ष बनते हैं अलग अलग प्रत्येक सेना के, उनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयुक्त में जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में चुनाव आयुक्त वाला क्वेश्चन बनना है दोस्तों। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है 324 से 329 तक जो आता है। नेक्स्ट वीडियो आएगी, चलते चलते धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, तब और डिटेल वाइज चर्चा होगी। आर्टिकल 324 से 329 चुनाव आयोग के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, भाषा आयोग के सदस्य
पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य। भाषा आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट, विदेशों में भारत के दूतावास, जो भारत की तरफ से विदेशों में दूतावास रहते हैं और राजदूतों की यानी कि एम्बेसडर वगैरह रहते हैं, उनकी नियुक्ति यानी कि विदेश मंत्री भी इसमें आ जाता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति करता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जब भी नियुक्ति से संबंधित है तो आपको केवल एक पॉइंट पता होना चाहिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यों के विधानसभा सदस्यों की नियुक्ति करता है। बस इसको छोड़कर ए टू जेड किसी की भी नियुक्ति आ रही, आंसर विल बी ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति करता है सभी नियुक्ति ए टू जेड। नेक्स्ट, विदेशों में भारत के राजदूत एवं राजदूतों की नियुक्ति। नेक्स्ट, विधायिका शक्तियां, विधायिक शक्तियां, विधायिक शक्तियां यानी कि विधि के अनुसार क्या शक्तियां प्राप्त हैं भारत के राष्ट्रपति को, नियम के अनुसार, विधि के अनुसार, कानून के अनुसार क्या अधिकार हैं उसके, क्या कर्तव्य हैं, क्या शक्तियां हैं उसकी दोस्तों। तो आर्टिकल 79 संसद का अभिन्न अंग, संसद का अभिन्न अंग। आर्टिकल 79 कहता है भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न हिस्सा होगा, अभिन्न अंग होगा यानी कि प्रमुख हिस्सा होगा दोस्तों। भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बनी हुई है। भारत की संसद के कितने अंग हैं पूछ लेता है कभी कभी, आप नोट डाउन कर लेना। भारत की संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भारत की संसद के 3 अंग हैं। उसी संसद का अभिन्न हिस्सा कौन है? राष्ट्रपति। ये आर्टिकल 79 कहता है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार, आप नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति भारत की संसद का अभिन्न हिस्सा होता है, अभिन्न अंग होता है? आर्टिकल 79 के अनुसार। संसद के सभी बिल पास करना, संसद के सभी बिल पास करना दोस्तों। संसद में जो लोकसभा राज्यसभा से जो बिल पेश होता है, बिल बनता है, जो नियम कानून बनता है, उससे मूर्त रूप कौन देता है? भारत का राष्ट्रपति या भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या भारत का प्रधानमंत्री या राज्यों के राज्यपाल कौन देता है? तो आंसर विल बी राष्ट्रपति। संसद में जो नियम बनता है, कानून बनता है, जो विधेयक बनता है, पास होता है, किसके द्वारा उसे मूर्त रूप दिया जाता है, कब वह लागू होता है पूर्ण रूप से देश में? जब भारत का राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, सिग्नेचर करता है। ये चीज वही पॉइंट है। संसद के सभी बिल पास करना यानी कि सभी बिल पर, सभी जो बिल विधेयक बने उस पर उसको कानून का पूर्ण दर्जा देना यानी कि साइन के द्वारा। तो कौन करता है पास सभी बिलों को? भारत का राष्ट्रपति साइन कर देता है, तब वह पूर्ण रूप से कानून बनकर तैयार हो जाता है, लागू हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, विधेयक शक्तियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाना। संयुक्त अधिवेशन बुलाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संयुक्त अधिवेशन बुलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये संयुक्त अधिवेशन बुलाना। आपको पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन कब बुलाता है? ये संयुक्त अधिवेशन क्या? संसद का संयुक्त अधिवेशन। डिटेल वाइज मैंने नहीं लिखा, आप नोट लिखेंगे, पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? आंसर विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को है। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत भारत का राष्ट्रपति बुलाता है? 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत यानी कि अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है संसद का संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? संसद के संयुक्त अधिवेशन का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 108 में है। नेक्स्ट, अब संयुक्त अधिवेशन समझे क्या होता है? व्हाट इज संयुक्त अधिवेशन? संसद का संयुक्त अधिवेशन जब कोई साधारण नियम कानून बन रहा होता है, विधेयक पास हो रहा होता है, तो आपस में मनमुटाव होना यानी कि विधेयक को पास ना करना। राज्यसभा लोकसभा में जो विधेयक बन रहा होता है, आपस में मनमुटाव होना, ठीक से विधेयक ना बनना, उस समय भारत का राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है दोनों का, यानी कि लोकसभा राज्यसभा की एक मीटिंग बुलाता है सम्मिलित करके आर्टिकल 108 के अनुसार। जब कोई नियम कानून पर चर्चा हो रही, ठीक से नहीं हो पा रही, आपस में मनमुटाव है राज्यसभा लोकसभा में, तो उस कंडीशन में भारत का प्रधानमंत्री आर्टिकल 78 के तहत, मैंने आपको भी बताया,
भारत का प्रधानमंत्री संघ से संबंधित सभी जानकारियां आर्टिकल 78 के तहत भारत के राष्ट्रपति को मुहैया कराता रहेगा या कराता है। ओके, तो जब संसद की कोई मीटिंग नहीं चल पा रही है ठीक से, लोकसभा राज्यसभा की आपस में कोई मनमुटाव है, तब ये बात भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताता है। तब भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत दोनों सभाओं की एक संयुक्त बैठक बुलाता है, यानी कि इससे बोलते हैं संसद का, आप नोट डाउन कर लेना, संसद का संयुक्त अधिवेशन। कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 108 में दी गई है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है? आर्टिकल 108 के अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन ये बनता है। नेक्स्ट, अब संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? जो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति ने बुलाया उसकी अध्यक्षता भी राष्ट्रपति करता है, या उपराष्ट्रपति करता है, या प्रधानमंत्री करता है, या लोकसभा अध्यक्ष करता है, या राज्यसभा अध्यक्ष करता है? कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूज होते हैं अधिकतर। संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर विल बी लोकसभा अध्यक्ष। संसद की अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है डियर? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। या लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, किसी कारणवश वो विदेश के दौरे पे है, या बीमार है, या किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है, अब्सेंट है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसे है? बुलाने का अधिकार किसे है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति को, आर्टिकल 108 के तहत। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 118 के तहत। ये मैंने नोट डाउन कर दिया 3rd नंबर पर। आर्टिकल 118 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, किसी कारणवश अब्सेंट है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष आर्टिकल 118 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अगर दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है किसी कारणवश, तो संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है राज्यसभा का उपसभापति। तो कौन करता है दोस्तों? राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। अगर दोनों किसी कारणवश नहीं है, अनुपस्थित हैं, अब्सेंट हैं, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा राज्यसभा का उपसभापति। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किस आर्टिकल के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है? आर्टिकल 118 के तहत। संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति बुलाता है? 108 के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आर्टिकल 118 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अब नेक्स्ट, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसे प्राप्त है दोस्तों? लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति कर सकता है दोस्तों। कब करता है ये? जब 5 वर्ष पूरा हो जाते हैं लोकसभा के, तब राष्ट्रपति भारत की लोकसभा को भंग करता है, या 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है किसी कारणवश। नेक्स्ट, तो आपको इतना ही पता होना चाहिए, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को। लेकिन राज्यसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति? नहीं। राज्यसभा दोस्तों कभी भंग नहीं होती, कभी आ सकता है। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? किसे शक्ति प्राप्त है? किसी को नहीं। राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता है, बिकॉज राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होते रहते हैं दोस्तों। अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। आपको ये पता होना चाहिए, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट, ये जब आएगा पॉइंट लोकसभा राज्यसभा के बारे में तो डिटेल बात और अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट, न्यायिक शक्तियाँ। न्याय से संबंधित शक्तियाँ, जस्टिस से संबंधित शक्तियाँ क्या है? राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं दोस्तों? आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति। आप लिख लेना,
क्षमादान की शक्ति किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? आर्टिकल 72 यानी कि 72, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति का प्रावधान दिया गया है। क्षमादान की शक्ति क्या होती है दोस्तों? ये राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगर किसी व्यक्ति को कोई सजा दी गई है तो राष्ट्रपति उसकी सजा माफ कर सकता है, यानी कि क्षमादान की शक्ति, या सजा को दूसरी सजा में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे कि किसी को फांसी की सजा दी गई है तो वह उम्र कैद में चेंज कर सकता है उसकी सजा, या उससे बिल्कुल सजा उसकी माफ कर सकता है। तो सजा माफ करने की शक्ति यानी कि क्षमादान की शक्ति। ओके, तो आपको पता होना चाहिए क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ये आर्टिकल 72 के तहत प्राप्त है, यानी कि सजा में सजा कम कर सकता है, या सजा चेंज कर सकता है दोस्तों, या बिल्कुल माफ कर सकता है। आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? नोट कर लेना, भारत के राष्ट्रपति को। क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को। क्षमादान की शक्ति का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 72। क्षमादान की शक्ति भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार क्षमादान की शक्ति प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को? आर्टिकल 72 के अनुसार। नेक्स्ट, आर्टिकल 123 अध्यादेश। अध्यादेश, अध्यादेश क्या है? एक मिनट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम देख रहा हूं कितना हो रहा है, 21। ओके, अध्यादेश क्या है दोस्तों? अध्यादेश, अध्यादेश राष्ट्रपति का एक विशेष अधिकार है, ये विशेष राइट है, ये लागू करता है राष्ट्रपति। अध्यादेश, पहले आप क्वेश्चन लिख लें, अध्यादेश लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अध्यादेश कौन लागू करता है? भारत का राष्ट्रपति लागू करता है। अध्यादेश का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 123 यानी कि 123 में है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश लागू करता है? आंसर विल बी आर्टिकल 123 यानी कि 123। अब आप समझे आर्टिकल 123 क्या होता है, यानी कि आर्टिकल 123 क्या होता है? जब संसद के दोनों सदनों में कोई विशेष अधिनियम पर चर्चा हो रही हो, कोई विशेष अधिनियम पर, कोई विशेष बिल पर चर्चा हो रही हो, यानी कोई ऐसा अधिनियम जो बहुत समय से लटका हुआ है, जिस पर ठीक से वो नियम नहीं बन पाया है, यानी कि विधेयक या बिल नहीं बन पाया है, कई सालों से लटका हुआ है, ऐसा विधेयक, ऐसा नियम जो कई सालों से संसद में लटका हुआ है, लोकसभा राज्यसभा में लटका हुआ है, वह पूर्ण रूप से वह उस पर कंप्लीट कार्य नहीं हो पाया है, यानी कि विधेयक नहीं बन पाया है। तो ऐसे विधेयक पर कौन? राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। कब लाता है? अब आपको मैं फिर से समझा रहा हूँ, कोई विशेष कानून जिस पर चर्चा होती है लेकिन ठीक से नहीं हो पाती है, आपस में मनमुटाव चलता है, या तो राज्यसभा के सदस्य नहीं आते हैं, अब्सेंट रहते हैं, या लोकसभा के सदस्य नहीं आते हैं, यानी कि अब्सेंट रहते हैं, उस पर चर्चा ठीक से नहीं कर पाते हैं, काफ़ी समय से कोई विधेयक लटका हुआ है, तो उस विधेयक के बारे में जानकारी आर्टिकल 78 के अनुसार, 78 के तहत भारत का प्रधानमंत्री जानकारी देता है राष्ट्रपति के लिए। मैंने आपको शुरू में बताया, आर्टिकल 78 के तहत संघ से संबंधित सभी जानकारी भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मुहैया कराएगा, यानी कि देगा। ओके, तो आर्टिकल 78 के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देगा कि ऐसा ऐसा विधेयक है, कई सालों से लटका हुआ है, इस पर चर्चा नहीं हो पा रही, कभी राज्यसभा के सदस्य नहीं आते तो कभी लोकसभा के सदस्य नहीं आते, चर्चा करने के लिए सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, तो तुरंत भारत का राष्ट्रपति इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और आर्टिकल 123 लागू कर देता है, यानी कि अध्यादेश लागू कर देता है। अध्यादेश लागू कर देता है। वो कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, जैसे कि प्रेजेंट इससे पहले जो हो चुके हैं, कई सालों से लटके हुए थे, अध्यादेश लागू किया गया था, तब वह कंप्लीट कानून बन पाए दोस्तों। जैसे कि राम मंदिर तथा अयोध्या मंदिर तथा मस्जिद का विवाद था, कई सालों से लटका हुआ था, अध्यादेश लागू किया गया, तब वो विवाद हल हो गया। नेक्स्ट, धारा 370 J&K, यानी कि जम्मू एवं कश्मीर में धारा 370 थी, कई सालों से लटकी हुई थी, उस पर नियम ही नहीं बन पा रहा था ठीक से, कभी लोकसभा के मेंबर्स अनुपस्थित तो कभी राज्यसभा के मेंबर्स अनुपस्थित, कोई ठीक से सेटिस्फाइड नहीं उस पर चर्चा करने के लिए, अतः अध्यादेश लागू किया गया और ये कानून लाया गया। ऐसे ही कृषि बिल जो कानून बना दोस्तों, जो आज के टाइम में नहीं है, ये भी अध्यादेश लागू करके ही बनाया गया था दोस्तों। तो कोई विशेष कानून पर चर्चा
जो कई सालों से लटकी हुई है, पूरी नहीं हो पाई ठीक से, तो भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए तुरंत इन्फॉर्म करता है और राष्ट्रपति तत्काल अध्यादेश लागू कर देता है। अध्यादेश लागू करने का मीन्स आप वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 का मीन्स 1 2 3 हो जाओ। लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों से कहता है 1 2 3 हो जाओ, तुम भाग जाओ। जो नियम कानून है वो अब हम देखेंगे, हम बनाएंगे, आप चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, भाग जाओ। यानी कि आपको पता होना चाहिए 1 2 3 शब्द बहुत अच्छे हैं। आर्टिकल 1 2 3 1 2 3 हो जाओ, यानी कि अध्यादेश का मीन्स है लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्यों को भगा देता है राष्ट्रपति, कहता है जाओ ऐसा करो। अब हम जो नियम कानून है हम बनाएंगे, जो बहुत समय से विशेष नियम कानून है लटका हुआ है, आप लोग नहीं बना पा रहे इस पर। यानी कि आर्टिकल 1 2 3 के तहत अध्यादेश लागू करता है कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की छुट्टी कर देता है। यानी कि अध्यादेश कब तक लागू होता है? 6 सप्ताह तक लागू होता है। कम से कम 6 सप्ताह तक लागू होगा, अधिकतम 6 माह तक लागू होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कम से कम 6 सप्ताह तक अध्यादेश लागू होता है, अधिकतम 6 माह तक लागू हो सकता है। दोस्तों तो आर्टिकल 123 आपके लिए अच्छे समझ में आ गया होगा। राष्ट्रपति लागू करता है कोई विशेष नियम कानून, विधेयक पर चर्चा ठीक से नहीं हो पा रही है, तब प्रधानमंत्री उसे इन्फॉर्म करता है, राष्ट्रपति तत्काल अध्यादेश लागू कर देता है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा की छुट्टी कर देता है। अब क्या राष्ट्रपति अकेला नियम कानून बना लेगा? वो इतने 545 जो मेंबर हैं लोकसभा में एंड राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, ये मिलकर ठीक से नहीं बना पा रहे हैं उस नियम कानून के लिए। क्या राष्ट्रपति अकेला बना लेगा? तो होता क्या, राष्ट्रपति सलाह लेता है। कैसे? आर्टिकल 143 के तहत। आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। आप लोग लिख लेना, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। यानी कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश उसे सलाह देने के लिए बाध्य करे, बाध्य नहीं हुआ राष्ट्रपति। आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? आर्टिकल 143, यानी 143 आप बहुत अच्छा समझ में आ रहा है आपके लिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। 1 2 3 कर दिया, यहाँ से आप समझिए, अध्यादेश लागू करके लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को 1 2 3 कर दिया, भाग जाओ सब। क्या अकेला बने लेगा कानून, नियम कानून राष्ट्रपति? नहीं। तो अब वह 143 करने लगेगा। किनसे? 143 किनसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट से। 143 शायद आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे। 143 यानी कि प्रेम करने लगता है। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। 143 अच्छे से जानते होंगे। 143 आप इस प्रकार से याद करें, प्रेम करने लगता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से वह सलाह ले सकता है किसी नियम कानून पर। ओके, तब वह नियम कानून जो बनकर तैयार हो जाता है और वह लागू हो जाता है। दोस्तों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अध्यादेश कौन लागू करता है? अध्यादेश लागू करने की शक्ति किसे प्राप्त है? 1 2 3 यानी लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को भगाने की शक्ति। 1 2 3 हो जाओ, भाग जाओ, कोई नियम कानून नहीं बनाएगा, हम देखेंगे। ओके, किसे प्राप्त है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब भारत के राष्ट्रपति 143 करने लगेगा, यानी कि प्रेम करने लगेगा किनसे? सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि सलाह ले सकता है। आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है भारत का राष्ट्रपति, लेकिन सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 331, लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करना। लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करना, आर्टिकल 331। आपको पता होना चाहिए, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, अपने तरफ से मनोनीत करता था, जिन्हें कहते थे एंग्लो इंडियन, यानी कि यूरोपीय वंशज के लोग। जो यूरोपीय लोग थे, अधिकतर जो ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे, हमारे यहाँ देश में काफ़ी समय से शासन कर रहे थे, उनके जो वंशज हैं हमारे यहाँ आज के टाइम बस गए हैं, उनके वंशज हैं, उन लोगों के लिए मनोनीत करता था कौन? राष्ट्रपति, 2 लोगों के लिए लोकसभा में। लेकिन आज के टाइम में अब ये नियम फिनिश कर दिया गया है, यानी कि 2 एंग्लो इंडियन लोगों के लिए अब राष्ट्रपति मनोनीत नहीं कर सकता, अब ये नियम कैंसिल कर दिया गया है। फिर भी आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करता था कौन? राष्ट्रपति। करता नहीं है, अब करता था। ओके, अब नहीं करता है, अब ये नियम कैंसिल कर दिया है, यानी कि 2 सदस्यों को मनोनीत नहीं करेगा, यानी कि लोकसभा में किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा के 12 सदस्य, यानी कि आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 80 के तहत भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आपको पता होना चाहिए, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। किस आर्टिकल के तहत मनोनीत करता है? आर्टिकल 80 के तहत मनोनीत करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, 111,
आर्टिकल 111 यानी कि बीटो पावर, आर्टिकल 111 यानी कि बीटो पावर। बीटो पावर का मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट एक प्रकार की विशेष शक्ति। इसका अर्थ होता है आई एम नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि मैं इसे स्वीकार नहीं करता, यानी कि मना करना, नेगेटिव शक्ति है यानी कि बीटो पावर। भारत के राष्ट्रपति को बीटो पावर किस आर्टिकल के तहत मिली हुई है? आर्टिकल 111 के तहत। आर्टिकल 111 में किसके बारे में वर्णन है? आर्टिकल 111 में भारत के राष्ट्रपति की बीटो पावर के वर्णन है, यानी कि विशेष प्रकार की शक्ति का वर्णन है। ये विशेष प्रकार की शक्ति क्या होती है दोस्तों? ये शक्ति वह होती है राष्ट्रपति किसी बिल पर साइन करने से मना कर सकता है, यानी कि रिटर्न कर सकता है कि आप फिर से इस पर चर्चा करो। कोई नियम कानून है उसके समझ में नहीं आ रहा है, वो अपनी सेल्फ, अपनी इच्छा अनुसार, अपने मतानुसार, अपने विवेकानुसार उससे मना कर सकता है, साइन नहीं करेगा। ये वीटो पावर है। वीटो पावर 3 प्रकार की वीटो पावर होती हैं और आपको बस इतना ही पता होना चाहिए वीटो पावर राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत आती है? आर्टिकल 111। वीटो पावर का मीन्स होता है आई एम नॉट एक्सेप्टेड, मैं इससे स्वीकार नहीं करता, यानी कि मैं इस पर साइन नहीं करूँगा, आप फिर से चर्चा करें, बिल फिर से बनाए। ओके, तो वीटो पावर यानी कि भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 111 के तहत। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां क्या है दोस्तों? आपातकालीन शक्तियां आर्टिकल 352, 356, 360। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं यहाँ पर नोट डाउन करके आपको अच्छे से बता रहा हूँ। ओके, 2-3 मिनट और लग रहे हैं, आधा घंटा हो चुका है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति की ये आपातकालीन शक्तियां हैं। आपातकालीन शक्तियां आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ओके, तो 352 के तहत क्या? राष्ट्रपति आपातकाल, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल, ऊपर लिख दे रहे हैं, हो सकता है उधर नहीं आए। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल कब लगाता है दोस्तों? जब कोई बाहर आक्रमण हो रहा है देश पर, अगर कोई बाहर आक्रमण हो रहा है, बाहर से, फॉरेन कंट्री से आक्रमण हो रहा है या पड़ोसी देशों के माध्यम से आक्रमण हो रहा है, यानी कि भारत का किसी दूसरे देश के साथ में युद्ध छिड़ गया है, तो भारत का राष्ट्रपति पूरे देश में आपातकाल लागू करता है। आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लागू करता है? आर्टिकल 352 यानी कि 352 के तहत लागू करता है। तो आपको पता हो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति आपातकाल लागू करता है। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। ओके, दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। ओके, राष्ट्रपति शासन, हो सकता है इधर दिखाई ना दे रहा हो, आप लोग लिख लेना। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करता है, यानी कि राष्ट्रीय शासन कहाँ लागू होता है? क्या पूरे देश में लागू होता है? आपातकाल पूरे देश में लागू होता है। राष्ट्रपति शासन किसी विशेष राज्य में ही लागू होता है। जब किसी विशेष राज्य का मुख्यमंत्री ठीक से शासन नहीं चला पा रहा है या उसका बहुमत छिन गया है, यानी कि उसके विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, बहुमत छिन गया है, इस प्रकार से वह ठीक से शासन नहीं चला पाता है, तब उस प्रदेश का, उस राज्य का शासन चलाता कौन है? राज्यपाल। किसके परामर्श के अनुसार? भारत के राष्ट्रपति के परामर्श के अनुसार। जब कोई राज्य में विशेष दंगा हो गया है, कोई भयंकर लड़ाई दंगा हो गया है, या जो मुख्यमंत्री है राज्य का, उसका बहुमत छिन गया है, यानी कि उसके विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, बहुमत कम हो गया है, तब इस कंडीशन में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 356 के अनुसार। ओके, उस समय राज्य का शासन कौन चलाता है? भारत का उस राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट, आर्टिकल 356 में क्या है? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल।
ये हमारे देश में आज तक नहीं लगा है और आई प्रे टू गॉड इन फ्यूचर में भी कभी ना लगे दोस्तों। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल कब घोषित कर सकता है, कब लगाता है, किस आर्टिकल के तहत लगाता है, आर्टिकल 360 के तहत कब घोषित कर सकता है, कब लगा सकता है दोस्तों। वित्तीय यानी कि मनी, जब मनी प्रॉब्लम हो, आर्थिक स्थिति हमारी चरमरा जाए अगर किसी देश, हमारे देश की, तो उस कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति वहाँ पर वित्तीय आपातकाल लगा देता है, या जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनकी तनख्वाह कम कर देता है, उनकी सैलरी वगैरह बहुत कम कर देता है। इस प्रकार से आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है दोस्तों। यानी कि जब देश दिवालिया हो जाए, जब देश फॉरेन एजेंसियों के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से करोड़ों अरबों खरबों रुपए ले ले और वो पे नहीं कर पाए, समय से चुका नहीं पाए, तो इस कंडीशन में वो बैंक उसे बैंकरप्ट कर देते हैं, दिवालिया घोषित कर देते हैं ऐसे देश के लिए। तब इस कंडीशन में उस देश का राष्ट्रपति वहाँ पर वित्तीय आपातकाल लगाता है। तो हमारे आर्टिकल में दोस्तों आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। ऐसा हमारे देश में आज तक नहीं हुआ और आई प्रे टू गॉड इन फ्यूचर भी ऐसा नहीं हो। आज के टाइम में इस चीज़ से कौन जूझ रहा है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। वित्तीय अपने सैनिक भी किराए पर, भाड़े पर दे रहा है, समझ में आ रहा है, चाइना वगैरह के लिए। तो आपको पता होना चाहिए न्यायिक शक्ति, आपातकालीन शक्तियाँ 3 आर्टिकल पता होना चाहिए, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, 360 बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रपति शासन, भारत का राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाता है, आर्टिकल 356 के तहत। भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, आर्टिकल 352 के तहत। भारत में वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है, आर्टिकल 360 के अंतर्गत। इससे ये आपातकाल लगाने की शक्ति किसे प्राप्त है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ भारत के राष्ट्रपति के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको जो नियुक्ति से संबंधित है कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस ध्यान देना है केवल राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल केवल नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की और विधानसभा के सदस्यों की मुख्यमंत्री की सलाह से। इसके अतिरिक्त जो भी जितना छूट रहा है, ओके, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे सभी न्यायाधीश हो, सबकी नियुक्ति कौन करेगा, भारत के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। विदेश मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। एम्बेसडर की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। सबकी नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट करता है भारत का राष्ट्रपति। आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। 78 प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संघ से संबंधित सभी जानकारी देगा, आर्टिकल 78 के अनुसार। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये चीज़ अब आपको अच्छे समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब मैं आपके कुछ इससे रिलेटेड कुछ भी चर्चा नहीं करूँगा दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत हो रही है वीडियो को दोबारा देखें, अपने नोट्स जरूर बनाएं दोस्तों, तभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।